हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत ही अच्छा एक एजुकेशनल वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूं, तो ये वाला जो एजुकेशनल वीडियो है ये बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बार बार इसकी जो डिमांड की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो हालांकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इस चीज़ को मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है एमपी में चल रही है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की वजह से जो है अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, तो उस कारण से जो है मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। पर आपकी डिमांड पे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए जो है कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बना के आपके सामने लेके आऊँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं हो या फर्स्ट ईयर के या थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप जानते हैं कि एमपी में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आपने अपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेजर में बॉटनी लिया है, तो मैं आज ये जो वीडियो लाया हूँ ये बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। तो बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनने मेजर में बॉटनी लिया है, तो उनका जो फर्स्ट पेपर है प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वाला, उसकी जो 5वीं यूनिट बच गई थी, 4 यूनिट हमने अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करी है, अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट करी है। तो आपकी जो ये लास्ट यूनिट बच गई थी, तो उसको उसके बारे में मैं आपको एक गाइडेंस देने के लिए आया हूँ आज की वीडियो में। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम चल रही है, तो हम उतना ज़्यादा डिटेल्स में इसकी जो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पर इतना ज़रूर है कि मैं आपको इतना नॉलेज ज़रूर दे दूँगा कि जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में जो है अच्छे से कुछ लिख के आ सकेंगे। अच्छे से कुछ क्या, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे अगर आप उसको और डिटेल्स में मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, तो और अच्छे से उसको लिख पाएंगे। तो जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो आपकी 5वीं यूनिट है, इसमें आपको काय के बारे में पढ़ना है, एंडोस्पर्म के टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में, मतलब कि भ्रूण कोश के प्रकार, संरचना और उसके कार्यों के बारे में। फिर उसमें जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपको डेवलपमेंट पढ़ना रहेगा, मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो में कैसे डेवलपमेंट होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में असंग जनन एवं बहुभ्रूणता के बारे में, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ना रहेगा, और इन विट्रो निषेचन मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एंडोस्पर्म के अलग अलग टाइप्स का पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एपोमिक्सिस क्या होता है, या पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये इस तरीके से आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपसे आपका पहला जो पार्ट है, एंडोस्पर्म क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में बताइए। एंडोस्पर्म के अलग अलग जो भ्रूण पोष रहता है उसके अलग अलग टाइप्स और स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, उनमें जो भ्रूण पोष रहता है वो त्रिगुणित होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये मैंने आपको 4th यूनिट का जब डिटेल में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन इसमें होता है। अतः ये अनावृत बीजी एवं हेट्रोस्पोरिस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स से भिन्न होते हैं। और जो है मतलब कि हम इस समय बात कर रहे हैं किनकी, हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट रहते हैं या आवृत बीजी जो पौधे रहते हैं उसमें भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित और साथ में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसलिए इसमें भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। फिर अगर इनके प्रकार के बारे में बात करें कि भ्रूणपोष के प्रकार क्या होते हैं, तो भ्रूणपोष जो है मेनली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है मैं आपको अ, बताता हूँ। ये देखिए,
हालांकि हर टॉपिक को जो है अलग अलग क्लास में बोर्ड पे समझाने में अलग मज़ा आता है, पर जो है इस समय अपना एग्ज़ाम टाइम है, तो इसको शॉर्ट में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, तो आप कहेंगे कि भ्रूणपोष जो है मेनली 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन से प्रकार होते हैं? एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और एक हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रकीय भ्रूणपोष की। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये आपको क्या चीज़ बताएगा? ये आपको बताएगा कि केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है वो कैसा होता है, उसके बारे में आपको ये स्ट्रक्चर जो है बताएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि भ्रूणपोष के केंद्रकीय भ्रूणपोष की अगर बात करें, तो भ्रूणपोष के अंदर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक अनेक बार साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है, जिनके बीच भित्ति का निर्माण नहीं होता और बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष बन जाता है, जिसमें भ्रूण धसा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंडोस्पर्म रहता है, इस एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये जो भ्रूणपोष रहता है, इस हम काय की बात कर रहे हैं? केंद्र के भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। तो केंद्र की भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि ये जो भ्रूणपोष रहता है, ये क्या करता है, ये अपने आप में विभाजन करता है। तो विभाजन करने के फलस्वरूप क्या होता है कि ये देखिए, बहुत सारे इसने क्या बना दिए, बहुत सारे इनने जो है केंद्रक का निर्माण कर दिया। ये कुछ भ्रूणपोष यहाँ था, कुछ भ्रूणपोष यहाँ था, तो इन भ्रूणपोष मतलब कि ये जो भ्रूण को जो पोषक तत्व प्रदान करता है, ये जो भ्रूणपोष है, इसने क्या करा, इसने अपना डिवीजन करा करा के क्या करा, बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण कर दिया और इस तरीके से पूरी की पूरी श्रृंखला जो है केंद्रकों की बना दी और साथ में इसमें जो है भ्रूण जो रहता है वो धसा हुआ पाया जाता है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है, तो आपको ये कहना है कि केंद्रीय भ्रूणपोष का मतलब ये होता है कि जो भ्रूणपोष के अंदर जो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक रहता है, वो अनेक बार साधारण विभाजन करता है। मतलब कि भ्रूणपोष के अंदर जो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक रहता है, वो क्या करता है, वो बार बार विभाजन करके क्या करता है, बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करता है और बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे भ्रूणपोष जो है बन गए और इसमें जो है भ्रूण धसा हुआ होता है। उसके बाद में आता है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष। अब कोशिकीय भ्रूणपोष क्या करता है, इसमें भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन करता है और साथ साथ उनके बीच भित्ति निर्माण भी होता है, जिससे बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का ऊतक बन जाता है। तो देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। अब ये जैसे कि ये भ्रूणपोष है, अब ये भ्रूणपोष में क्या हुआ कि जैसे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, मतलब भ्रूणपोष की जो केंद्रक है एक, तो ये केंद्रक ने क्या करा, और 2 सेल एंडोस्पर्म का निर्माण किया, 2 सेल एंडोस्पर्म से 4 सेल एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। तो ये 4 सेल एंडोस्पर्म, ये सब जो एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष है, इसने क्या करा, बहुत सारी अलग अलग भित्ति का निर्माण करा और इस बहुत सारी भित्तियों का, ये देखिए आपको बारीक बारीक ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आगे जाके इस तरीके से बहुकेंद्र की भित्ति का निर्माण हो गया। तो ये होता है आपका जो दूसरे प्रकार का है कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें, तो इसमें क्या हुआ था कि भ्रूणपोष का जो केंद्रक रहता है वो बार बार विभाजन करता है और क्या करता है, बहुत सारी कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ऊपर जो केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में बात करी थी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करी थी, तो जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है, वो भ्रूणपोष का जो केंद्रक रहता है वो बहुत बार डिवीजन करा करके क्या करता है, बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। दूसरा क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय भ्रूणपोष क्या करता है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि बार बार जो भ्रूणपोष का जो केंद्रक रहता है वो डिवीजन करा करके क्या करता है, बहुत सारे इस तरीके की कोशिका बहुत सारी भित्ति का निर्माण कर लेता है। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो रहता है, ये क्या करता है, ये केंद्रकीय भ्रूणपोष और आपका जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है और ये कोशिकीय भ्रूणपोष है, इन दोनों के बीच की स्टेज रहती है।
इन दोनों की ये वाली स्टेज और वो जो आपका उधर कोशिकीय भ्रूणपोष और ये जो आपका जो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की स्टेज होती है हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल भ्रूणपोष। तो ये क्या करता है, इसमें जो है डिवीजन तो होता है, जैसे ये डिवीजन तो हो रहा है, अब पर डिवीजन होने पे कोई भी भित्ति नहीं बन रही है और ये अलग अलग ये कोशिकाएं एक दूसरे से दूर हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है भ्रूणपोष का। तो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का कार्य जो रहता है वो ये रहता है कि इसका मुख्य कार्य जो प्रारंभिक विकास के समय भोजन उपलब्ध कराना, किसको, भ्रूण को। जो एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो का जब विकास होता है तो उसको ये क्या करता है, ये भोजन उपलब्ध कराता है भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष जो रहता है, नाम से मालूम पड़ रहा, भ्रूण पोष मतलब कि भ्रूण को पोषक तत्व देने वाला। तो भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद के लिए भोजन देता है। ऐसा देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में किसी भ्रूणपोष के भ्रूण में भ्रूणपोष की प्रति कोई विशिष्टता नहीं होती, लेकिन परिपक्व भ्रूणपोष में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भ्रूणपोष जो रहता है वो उसको पोषक तत्व प्रदान करता है। उसके बाद में आपका जो अगला जो टॉपिक है, मैंने अभी आपको बता दिया कि एंडोस्पर्म के टाइप्स। तो एंडोस्पर्म के टाइप्स पूछे तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं भ्रूणपोष के। एक होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष कैसे बनता है कि जब भ्रूण का केंद्रक जो रहता है वो बार बार डिवाइड करता है और एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना देता है केंद्रकों की, और जो भ्रूण रहता है उसमें धसा हुआ रहता है, तो वो केंद्रकीय हो जाता है। कोशिकीय में क्या होता है, कोशिकीय में ये होता है कि बहुत सारी बार बार जो भ्रूणपोष का जो केंद्रक रहता है वो विभाजन करके क्या बनाता है, अलग अलग भित्ति बना लेता है और एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। और ये जो तीसरा प्रकार है हेलोबियल प्रकार, तो ये इन दोनों के बीच की अवस्था है। इसमें जो भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो प्रथम विभाजन के बाद में भित्ति निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप दो असमान कोशिकाएं बन जाती है। बाद में इन दोनों कोशिकाओं में स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होता है, अर्थात भित्ति निर्माण नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीसरा प्रकार था, तीसरे प्रकार में क्या हुआ कि इधर ये बीच में एक भित्ति बन गई तो कुछ ने इधर डेवलपमेंट कराए, कुछ ने इधर डेवलपमेंट कराए। इसके बाद में फिर अलग से कोई भी डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद में सीधा डिवीजन ये वाला होता है, कोश केंद्र की कोश की कोश वाला। उसके बाद में आपका जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो एक बीजपत्री, देखो भ्रूण का विकास तो निषेचन के समय अंड कोशिका से बने युग्मज से होता है। भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में समान ही होती है, परंतु दोनों वर्गों के बीच बीजपत्र की संख्या अलग होती है, अतः बाद में काफी अंतर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट होता है एक बीजपत्री पौधे के भ्रूण में और द्विबीजपत्री के भ्रूण में। तो ये चीज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट में डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप डायग्राम से समझेंगे आंसर को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि ये द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल लिया कि क्रूसीफेरी कुल के पौधे का एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाने का प्रयास करा कि जैसे ये जाइगोट बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में हम जानते हैं कि क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट से क्या हुआ कि ये दो कोशिकाएं, जाइगोट ने आगे चल करके डिवीजन करा के दो कोशिकाएं बनाई, एक तो टर्मिनल एम्ब्रियो सेल और एक सस्पेंसर सेल, जिसको हम बेसल सेल भी कहते हैं या सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। फिर इसमें और विभाजन हुआ, तो और विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि इस तरीके से लंबी एक श्रृंखला देखने को मिली, जिस सस्पेंसर सस्पेंसर जिसको हम कहते हैं, ऐसी लंबी श्रृंखला हमको इसमें देखने को मिली। और यहाँ पे जो एम्ब्रियो था, प्रो एम्ब्रियो था, उस वो 2 सेल अवस्था में था, 2 से वो 4 सेल अवस्था में आया, 4 से जो है वो 8 सेल अवस्था में पहुंच गया। और जब 8 सेल अवस्था में पहुंचा उसके बाद में फिर क्या हुआ कि इसमें आगे चल करके डिवीजन होने लगा। तो डिवीजन हुआ तो कैसा हुआ कि इसमें एक तो कोटिलीडन बन गया,
कोट, सीड कोट बन गया, सीड कोट के बाद में रूट कैप बन गई, रूट कैप के बाद में ये यहाँ पे देखिए ये रूट कैप बन रही है, ये प्ल्यूम्यूल बन रहा है, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये एक जो एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है कि ये रूट कैप बन गया, ये रेडिकल बन गया, ये दो कोटिलीडन बन गए। कोटिलीडन, डाइकोट में दो कोट होते हैं तो इसमें ये दो कोटिलीडन बन गए। इसमें से ये निकल रहा है एक प्ल्यूम्यूल, ये प्ल्यूम्यूल निकल के आ रहा है, ये हाइपोकोटाइल हो गई। तो जब आप बीज को पढ़ेंगे, सीड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी स्ट्रक्चर सीड के अंदर होती है। तो मैं आपको आज बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको बस ये समझना है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डाइकोट एम्ब्रियो का जो है विकास कैसे होता है, तो आपको इस डायग्राम के थ्रू अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। और उसके बाद में ये तो डाइकोट एम्ब्रियो का हुआ, ऐसे ही आपका मोनोकोट एम्ब्रियो का आपको पढ़ना रहेगा। मोनोकोट एम्ब्रियो का ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी इसी तरीके से डिवीज़न के बारे में बताया हुआ है, छोटा ही है, तो इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन था एपोमिक्सिस क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर जो है इतने शॉर्ट टाइम में हम कुछ आप अगर हमें इम्पोर्टेंट बता दें, तो 5th यूनिट में से जो है आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अच्छे से कर लीजिए, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है ये अच्छे से कर लीजिए, और एंडोस्पर्म के प्रकार को अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एपोमिक्सिस क्या होता है? अब असंग जनन, ये एपोमिक्सिस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब लैंगिक जनन होता है, नर और मादा युग्मकों के बीच में फ्यूजन होता है, तो उससे क्या होता है, एक द्विगुणित एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये हम जानते हैं कि मतलब कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है जो कि डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, इतनी बात हमको पता है कि ये काय की वजह से होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बाद में होता है। परंतु हम बात करें एपोमिक्सिस, असंजनन, इसमें क्या होता है, लेकिन कभी कभी भ्रूण के विकास के लिए लैंगिक जनन के इस सामान्य प्रक्रियाओं की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार कुछ पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन के द्वारा प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर दी जाती है। तो क्या हुआ कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एपोमिक्सिस के बारे में पूछा जाए तो आपको ये कहना है कि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, परंतु कुछ स्पेशल कंडीशन में ये होता है कि एपोमिक्सिस में ये होता है कि लैंगिक जनन का अलैंगिक विधियों द्वारा प्रतिस्थापन। तो कई बार क्या होता है कि लैंगिक जनन की जगह अलैंगिक जनन हो जाता है, और तथा इसमें किसी प्रकार का युग्म की संलयन नहीं पाया जाता है, मतलब कि गेमेटेंजियल फ्यूजन नहीं होता है, गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, और एसेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा ही जो है रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो एपोमिक्सिस होता है, इस तरह का जो जनन होता है उसको दो भागों में डिवाइड करा है। तो एपोमिक्सिस को दो भागों में डिवाइड किया है, तो वो कौन कौन से भाग हो गए, वो हो गए, एक तो वेजिटेटिव होता है जिसको हम काइक भी कहते हैं, और एक होता है एगेमोस्पर्मी। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन में, तो आप जानते हैं कि पौधे के का प्रवर्धन बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से अगर मान लीजिए पौधे को लगाया जाता है, तो तो वो जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इस आपका वर्धी प्रजनन। और एगेमोस्पर्मी जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिषेचक अनिषेक बीजता, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अनिषेक बीजता, इस विधि में क्या होता है, प्रोपगेशन बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन इसमें भ्रूण के विकास में लैंगिक जनन की मुख्य क्रियाएं
अर्धसूत्री एवं युग्मक संलयन भाग नहीं लेता। इस विधि में बीज युग्मकों के संलयन के बिना निर्मित होते हैं, अर्थात बीजों का निर्माण जो है अलैंगिक तौर पे होता है, एगेमोस्पर्मी के द्वारा। तो अब आपको समझ में आया कि क्या होता है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी लैंगिक जनन नहीं होता है और लैंगिक जनन जो है वो रिप्लेस हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है काय के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। उसके बाद में पॉलीएम्ब्रियोनी, ये लिखा है पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्या होता है कि साधारणतः एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधों में एक से अधिक भ्रूण वाले बीज भी पाए जाते हैं। तो अतः एक बीज से एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता क्या होती है, तो आपको ये कहना है कि एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, पर कभी कुछ पौधों में एक से अधिक भ्रूण वाले जो बीज भी होते हैं, कि मतलब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण अगर पाया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। जब कभी भी एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है या इन विट्रो निषेचन क्या होता है, तो इसका भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि नियंत्रित परिस्थिति में पौधों के संकर भ्रूण उत्पन्न करने के लिए परागकणों का वातिकाग्र पर अजर्म स्थानांतरण, जिसके पादप प्रजनन की पारंपरिक विधियों द्वारा क्रॉस नहीं किया जा सकता, परक नली अथवा इन विट्रो अथवा पात्रे परागण एवं निषेचन किया जाता है। तो मतलब कि ये क्या होता है कि एक जो वैज्ञानिक थे हेबरलेथ नाम के, इनने इन विट्रो तकनीक का अवधारणा को विकसित किया था। तो मतलब कि कांच या कांच युक्त पदार्थ में जो है ग्लास अथवा ट्यूब में जो है या परख नली की अगर बात करें तो उसमें कृत्रिम माध्यम से पौधों के ऊतक और अन्य अंगों के द्वारा संवर्धन करने को क्या कहते हैं, इन विट्रो तकनीक कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो नियंत्रित परिस्थितियों में क्या किया जाता है कि जो पौधों में संकर भ्रूण उत्पन्न करने के लिए पराग कणों का वातिकाग्र पर अजर्म स्थानांतरण। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा में एंथर में से पोलन ग्रेन्स को निकाल करके कहाँ डाल देते हैं, स्टिग्मा में अटैच कर दिया जाता है और उसके द्वारा जो है स्थानांतरित किया जाता है, जिसको पादप प्रजनन की पारंपरिक विधियों द्वारा क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो मतलब कि क्या है, परखनली अथवा इन विट्रो अथवा पात्रे परागण का निषेचन कहते हैं। तो मतलब कि ये क्या होता है, ये लैब में ये प्रोसेस करवाई जाती है और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं उनको स्टिग्मा पे पहुंचाया जाता है ताकि जो है वो एग के साथ में फ्यूजन करवा सके। तो ये प्रोसेस जो है पूरी की पूरी लेबोरेटरी में होती है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि कहाँ करवाया जा रहा है, एसेप्टिक कंडीशन में, अजर्म कंडीशन में कहाँ कराया जा रहा है, लैब में करवाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बीच में क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं दोस्तों। तो समय की जो है कमी के कारण जो है ये, हालांकि जो सिलेबस जो है इतना वास्ट है और ये साल भर का सिलेबस है, अपन लास्ट मोमेंट पे 2 या 3 दिन पहले एग्ज़ाम के अगर ये चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको नॉलेज दे सकें और आपके जैसे डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 यूनिट के आपके लिए बनाए हैं और आप इसको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छे से यूज़ करिए, अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए। ऐसे अच्छे वीडियो मैं और आपके लिए लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कौन से सब्जेक्ट में आपको और वीडियो चाहिए। धन्यवाद।